to you by Kuku FM. Download the app now. छुट्टी की घंटियों में बेहिसाब आकर्षण होता है, टन टन टन, और 3 टन के बाद नृत्य शुरू हो जाता है और उसके बाद का प्रोसेस तो जग जाहिर है। एक दिन की बात है, घंटी बजी, हम बस्ते को गर्दन से दबोचे क्लास से बाहर निकले, साइकिल उठाई और भागे। उस दिन पड़ोस के गांव से क्रिकेट का मैच तय हुआ था। जीतने पर 51 रुपए का इनाम मिलने वाला था। ब्रेक में गर्मा गर्म समोसा भी। पनिया चुकी जीभ और बस्ता भर अरमान लिए पैडल घुमाते हम निकले, लेकिन रास्ते में हवा निकल गई साइकिल की। उस जमाने में ना फोन था, ना इतने साधन कि खबर कर दें कि हमारा नाश्ता छेके रहना। दोस्त लोग गायब हो चुके थे। उस दिन किस्मत पर बहुत गुस्सा आया। सच्ची बता रहे हैं, लगा कि पूरी दुनिया का दुख हमारे सर पर गिर पड़ा। इतने में आवाज आई पंक्चर वाली दुकान से। बेखैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे। मौसम था सर्द, उसमें अरमा बिखर चुके थे। महीना दिसंबर का ही था, मौसम सर्द था, अरमा बिखर चुके थे। हमें लगा ये आदमी हमारा दुख कैसे पहचान गया। बहुत वक्त के बाद पता चला वो अल्ताफ राजा था, हमारी दबी इच्छाओं का राजदार भी, वक्ता भी। जब वो गाता तो कलेजे में 440 वोल्ट का करंट सुरीले ढंग से दौड़ने लगता। लेकिन ये क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये आहट दूसरे साल की है। कल के एपिसोड में हमने 2021 का सार सुनाया। आज बताएंगे आने वाले बरस यानी 2022 में किन चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी को आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारे इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर साहित्य, दर्शन, राजनीति, तमाम विधाओं की किताबें मिलेंगी, बोलने वाले अंदाज में। हम उम्मीद करते हैं नए साल में आप ज्ञान की तरफ एक कदम और बढ़ें। अगर आप कुकू एफएम पर जाते हैं तो आपको 50% की छूट मिल सकती है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको NY50 न्यू ईयर वाला NY कोड डालना पड़ेगा। ये ऑफर 1 जनवरी 2022 तक है। इस बारे में और जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। सूचना समाप्त, दुनियादारी प्रारंभ। हिब्रू भाषा में एक लोकोक्ति चलती है, होप फॉर अ मिरेकल बट डोंट रिलाई ऑन इट, यानी चमत्कार की उम्मीद रखो लेकिन उसके भरोसे मत बैठो। अब कोरोना का मामला देख लीजिए। नए साल में कोरोना को हराने का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट ने माहौल बिगाड़ दिया। अब अगले साल की चाबी भी कोरोना की जेब में है, जैसे उसे ही सब तय करना हो। ओमिक्रॉन को लेकर हुए शुरुआती रिसर्च उम्मीद जगाते हैं। मसलन टीका धारकों पर इसका बहुत असर नहीं होता, संक्रमित होने पर लक्षण सामान्य रहते हैं, अधिकांश लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती आदि। सुनने पढ़ने में सुखद है, पर यह पूरी पिक्चर नहीं है। कई सवालों के जवाब अभी बाकी है, जैसे जिन देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरुआती चरण में है वहाँ ओमिक्रॉन कितना घातक होगा। अमेरिका और यूरोप में ये ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है। क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम इस दबाव को झेलने के लिए तैयार है? क्या विकासशील और अल्प विकसित देशों में ये झेल पाएगा? क्या लॉकडाउन इकलौता उपाय है? इन सवालों के अलावा वैक्सीन असमानता का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। WHO ने 2021 के आखिरी तक सभी देशों में कम से कम 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। हुआ क्या? 194 सदस्य देशों में से 92 देश इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। अब WHO ने जून 2022 तक 70% आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए कहा है। ये 2022 के लिए एक बड़ा लक्ष्य है और विकसित देशों पर इसका ज़्यादा दारोमदार है। लेकिन अमीर देश अभी भी वैक्सीन के स्टॉक पर कुंडली मारे बैठे हैं। वो हटाएं तो बात बने, वरना नए वेरिएंट आते रहेंगे और महामारी की उम्र लंबी होती रहेगी। ये दुखद सत्य है। कोरोना 2022 में भी दुनिया को प्रभावित करने वाला है, यानी ये जंग अभी जारी है। कोरोना के बाद रूस और यूक्रेन का झगड़ा भी चर्चा में रहने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को हथियाने के मूड में है। बॉर्डर पर 1 लाख से ऊपर की सेना जमा कर रखी है, गोला बारूद के साथ। रूस यूक्रेन को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। ऐतिहासिक पहलू है। राजनीतिक वजह नाटो और यूरोपियन यूनियन से नज़दीकी से जुड़ी है। रूस की शर्त है यूक्रेन नाटो से दूर रहे, पश्चिमी देशों से लेने वाली सैन्य सहायता बंद करे, तभी हम बॉर्डर से अपनी सेना हटाएंगे। अगर यूक्रेन पर रूस का नियंत्रण हुआ तो यूरोपीय देशों को खतरा होगा। अगर पश्चिमी देशों का सहयोग आया तो रूस को खतरा होगा। यूक्रेन इन दो खतरों के बीच में पिस रहा है। 7 साल से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका हालिया विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इस मसले पर पुतिन से बात भी कर चुके हैं, पर पुतिन अपने स्टैंड पर कायम है। साल की शुरुआत में 2022 के अमेरिका और रूस फिर इस पर चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन का मसला कई लोग कहते हैं कि विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। नए साल में ऐसी आशंका जताई जा रही है, पर हम जानते हैं कि युद्ध टाल दिया जाए तभी दुनिया की भलाई है। अगर भलाई का मूड ना हो तो नेताओं को आसपास का नज़ारा ज़रूर देखना चाहिए।
इथियोपिया का सिविल वॉर इसका सजीव उदाहरण है। नवंबर 2020 में शुरू हुआ गृह युद्ध अभी तक नहीं थमा। रेप, हत्या, टॉर्चर, पलायन की घटनाएं दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं और विडंबना यह कि इस कयामत का सूत्रधार नोबेल पीस प्राइज विनर है इथियोपिया का प्रधानमंत्री एबी अहमद अली। 2022 में वो अपनी उपलब्धि का मान रख पाएंगे या नहीं, देखना होगा। तीसरा बड़ा मुद्दा चुनावी होगा। 2022 में कई देशों में आम चुनाव होने हैं जिनमें उन देशों का भविष्य तय होगा। मसलन लीबिया में 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल किया गया। 42 साल की तानाशाही खत्म हुई। उसके जाने के बाद लीबिया में सिविल वॉर शुरू हुआ। फिर यूएन ने सभी पक्षों को बिठाकर बात की, मामला शांत हुआ, चुनाव पर सहमति हुई। तमाम टालमटोल के बाद 24 दिसंबर 2021 की तारीख तय हुई राष्ट्रपति चुनाव के लिए, पर ऐन मौके पर इन्हें टाल दिया गया। कहा गया कि तैयारी पूरी नहीं। अब अगली तारीख चुनाव आयोग ने दी है 24 जनवरी 2022 की। संसद ने कहा ब्रो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी अभी भी तैयारी पूरी नहीं। लीबिया में राष्ट्रपति चुनाव के 1 महीने बाद संसदीय चुनाव की व्यवस्था की गई है। पार्टियों को डर है कि जो राष्ट्रपति बना वो संसदीय चुनाव में धांधली करेगा, इसलिए टकराव चल रहा है। नई तारीख नहीं आ रही। संभावना फिर भी है कि 2022 में चुनाव होकर रहेंगे। सिविल वॉर की विभीषिका से निकलने के लिए लीबिया में चुनाव जरूरी है। 2022 के अप्रैल महीने में फ्रांस में भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 2 चरणों में। अगर पहले चरण में किसी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला तब दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उसमें पहले चरण के 2 टॉपर्स के बीच चुनाव होगा। इस बार के चुनाव में 3 बड़े दावेदार हैं। इमैनुअल मैक्रो दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए उतरेंगे। उनकी अप्रूवल रेटिंग फिलहाल बढ़ी है। दूसरी दावेदार है मरीन ला पेन। 2017 के चुनाव में वो मैक्रो से हार गई थी। तीसरा नाम एरिक जिमोर का है। जिमोर कट्टर दक्षिणपंथी हैं। उन्हें फ्रांस का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। टीवी की दुनिया से पॉलिटिक्स में आने वाले जिमोर पर इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोप भी लगते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। फ्रांस पिछले कुछ समय से इस्लामिक आतंकवादियों के निशाने पर भी रहा है और जिमोर इसका भी फायदा उठा रहे हैं। फ्रांस का चुनाव शरणार्थियों को लेकर यूरोप की रणनीति भी तय करेगा। इसके अलावा अगले साल यानी 2022 में फिलीपींस और ब्राजील में भी राष्ट्रपति चुनाव होना है। फिलीपींस में मई में, ब्राजील में अक्टूबर में। दोनों देशों में बौराए शासकों का राज चल रहा है। फिलीपींस में राष्ट्रपति दुतर्ते पर वॉर ऑन ड्रग्स में बेगुनाह बच्चों को मारने का आरोप है। अदालती कार्रवाई की तलवार लटक रही है। फिलीपींस के संविधान के मुताबिक दुतर्ते फिर से चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया ताकि वो सजा पाने से बचे रहें। उधर ब्राजील में जायर बोल्सोनारो हैं। कोरोना महामारी के दौरान बेतुकेपन में जॉर्ज बोल्सोनारो की कोई सानी नहीं थी, पर कई लोगों ने कहा थी क्योंकि उनका मुकाबला ट्रंप से था। बोल्सोनारो महामारी को रोक पाने में बुरी तरह नाकाम रहे। कोरोना से ब्राजील में 7 लाख लोग मरे। इसके बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े रहे। सेनेट की एक कमेटी उन पर कई आपराधिक चार्ज लगाए हैं। जनता का एक धड़ा भी खिलाफ है। बोल्सोनारो के खिलाफ रैलियां हुई। अगर अगले साल के चुनाव में बोल्सोनारो हार जाते हैं तो उनका जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। उधर अफगानिस्तान का मानवीय संकट भी अगले साल चर्चा में रहने वाला है। तालिबान के कब्जे के बाद से लोगों का जीना दूभर है। फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया है। विदेश से आने वाली मदद सूख गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की आधी आबादी को तत्काल मदद की ज़रूरत है भूखमरी और कुपोषण से बचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज भी अपना रूप दिखाना शुरू कर चुका है। वैज्ञानिक कह रहे हैं नए साल में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता लगातार बढ़ेगी। तूफान, बुशफायर, बाढ़ जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ेगी। द्वीपीय देशों के लिए खतरा बढ़ेगा। खेलों की बात करें तो 2022 में विश्व स्तर के 2 बड़े आयोजन होने हैं। फरवरी में बीजिंग में विंटर ओलंपिक शुरू होने से पहले ही बहिष्कार भी शुरू हो चुका है। शुरुआत अमेरिका ने की। वो डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर रहा है। खिलाड़ी जाएंगे, सरकारी अधिकारी नहीं जाएंगे। अमेरिका ने फैसले की वजह बताई। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों का नरसंहार। अमेरिकी ऐलान के बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी डिप्लोमेटिक बहिष्कार का फैसला किया। इन देशों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये बहिष्कार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए चुनौती भी बन रहा है। अक्टूबर 2022 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां पीपल्स कांग्रेस आयोजित होना है। इसमें अगले 5 बरस के लिए पार्टी और देश की लीडरशिप तय होगी। शी जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल मार्च 2023 में खत्म हो जाएगा। उनकी उम्र 68 के पार होगी। सीसीपी ने 68 की उम्र को रिटायरमेंट के लिए तय रखा है, लेकिन जिनपिंग टर्म लिमिट को पहले ही खत्म कर चुके हैं, यानी उम्र की बाध्यता से उन पर असर नहीं पड़ेगा। जानकारों की माने तो विंटर ओलंपिक्स के बहिष्कार से चीन की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कोविड के बाद ये दूसरा झटका, और इसका सीधा संबंध शी के इमेज से है। अगर वो इसे साधने में नाकाम रहे तो पार्टी के भीतर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो सकता है और तीसरा कार्यकाल खतरे में आ जाएगा। अगले बरस का दूसरा बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फुटबॉल का है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा 12 नवंबर से 18 दिसंबर तक। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिडिल ईस्ट के किसी देश के पास आई है। इसे सफल बनाना कतर के लिए बड़ी चुनौती है। ये कतर के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय कर सकता है।
विंटर ओलंपिक्स और फुटबॉल वर्ल्ड कप के अलावा भी कई बड़े आयोजन होने हैं। एशियन गेम सितंबर में चीन में, कॉमनवेल्थ गेम्स जुलाई अगस्त में बर्मिंघम में, और पहली बार कॉमनवेल्थ में वीमेंस T20 क्रिकेट टीम को भी, क्रिकेट स्पर्धा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगले साल ही वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा 2022 में, और मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी 2022 की लिस्ट है। अब आगे की बात, म्यांमार में सैन्य शासन की बात हो या तानाशाहों की सनक की या फिर किसी सुदूर मुल्क में इतिहास पलटने की, दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र 2022 में भी बनी रहेगी। आप बने रहिएगा दुनियादारी के साथ। अल्ताफ राजा से शुरुआत हुई थी, सोनू निगम के साथ गाए उन्हीं के गाने की याद फिर करते हैं। मस्तियां हैं, बेखुदी है, चाहतों का जाम है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है, दिन है एतबार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इंतज़ार करिए, हम आपके बीच फिर आएंगे नए प्लान के साथ। हमारे भी लल्लन टॉप के बहुत सारे प्लान हैं, 2022 के बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। दुनियादारी तो आप देखते ही हैं, सोमवार से शुक्रवार। इस बरस शनिवार और इतवार को भी दुनियादारी की टेक पर कुछ नए कार्यक्रम आएंगे, ऐसी योजना है। कई सीरीज़ हैं जो बरसों की अटकी हुई हैं, उनको भी निकासी मिलेगी, ये उम्मीद है। उम्मीद का ही तो नाम है। नए बरस में नए सिरे से अरमानों को संजोना। आपको, आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।